द टू सर्जिकल प्रोसीजर इन फिगर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर दो इमेज दिख रही हैं ए और बी में, तो यहाँ पर दोनों क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर हैं। इनमें से आपको बताना है कि एक सही स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहले ऑप्शन में है ए इज़ मोर डिफिकल्ट प्रोसीजर देन बी। दूसरे ऑप्शन में है द रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए इज़ गुड बट दैट ऑफ बी इज़ वेरी पुअर। नेक्स्ट ऑप्शन है ए विल मेक द मेल इम्पोर्टेंट एंड बी विल मेक द फीमेल इनफर्टाइल। और डी में है बोथ ए एंड बी कैन बी कॉल्ड स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। यहाँ पर ये देखिए ए वाले प्रोसीजर में क्या दिखाया जा रहा है, वैसेक्टोमी परफॉर्म करते हुए दिखाई जा रही है, वास्ट डिफरेंसेस को कट करके टाइप किया जा रहा है। दूसरे बी वाले जो इमेज है इसमें क्या दिखाया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइप किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई जा रही है, ट्यूबेक्टोमी। एक में है ट्यूबेक्टोमी, दूसरे में वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है वैसेक्टोमी, मेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है, और बी में फीमेल स्टरलाइजेशन प्रोसीजर और ट्यूबेक्टोमी परफॉर्म करके बताई जा रही है। अब ऑप्शन में क्या कहा गया है, ए इज़ मोर डिफिकल्ट प्रोसीजर देन बी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही सर्जिकल प्रोसीजर हैं। फिर रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए इज़ गुड, तो रिवर्सिबिलिटी के चांसेस ना ए के ठीक होते ना बी के होते हैं कि आप इनको ओपन करवा लें। आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि किसी के मान लो बच्चे हैं और कुछ रीजन से बच्चों की डेथ हो गई और मदर का या फादर का जो ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी हो चुका है तो वो ओपन करवाने की कोशिश करते हैं, चांसेस कम रहते हैं बट। तो यहाँ पर ए भी नहीं आपका होगा। फिर ए विल मेक द मेल इम्पोर्टेंट एंड बी विल मेक द फीमेल इनफर्टाइल। तो यहाँ पर ऑपरेशन के बाद है जो कोई भी इनफर्टाइल नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो कंसीव करने की, क्योंकि यहाँ पर टाइप करके कट कर दिया गया तो ब्लॉक कर दिया गया एक तरीके से, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट और इनफर्टाइल तो नहीं होंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पर आपके जो सेक्सुअल एक्टिविटी है इन सब पे इस चीज़ों का है जो अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पर ए भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा, ए एंड बी है जो दोनों को स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में यही कहा गया है कि सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, तो वो आपका यही होगा कि दोनों क्या स्टरलाइजेशन प्रोसीजर हैं। पहला है वैसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमने एक पढ़ा था इरेक्टा और दूसरा पढ़ा था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ऑडिपल कॉम्प्लेक्स भी आपको एग्जाम में आता है। तो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अपोजिट सेक्स की तरफ जो पेरेंट्स हैं, जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर की तरफ और जो बॉयज़ हैं अपने मदर की तरफ, तो एक अटैचमेंट फील करेंगे अपोजिट सेक्स की तरफ। तो क्या है यहाँ पर ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में कहा है कि प्री सेनाइल है, इसको प्री सेनाइल डिमेंशिया भी कहा जाता है, लेकिन डिमेंशिया से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर सिम्टम थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो ये डिसीज़ क्या है, ये पिक्स डिसीज़ एक तरीके का डिमेंशिया ही है, जिसमें आपके जो ब्रेन का जो पार्ट आपके इमोशन को कंट्रोल करता है वो अफेक्ट होगा। और वो पार्ट कौन सा है, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। तो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब अफेक्ट हो रहे हैं जिस डिजनरेटिव डिसीज़ में, वो क्या है, पिक्स डिसीज़। नेक्स्ट है यहाँ पर, और इसका रीज़न क्या है, इसका एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो आपकी सेल्स हैं, ब्रेन की सेल्स हैं, क्या होंगी, नर्व सेल्स डैमेज होंगी। नेक्स्ट वन इज हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब अनुवांशिकी के जो प्रिंसिपल हैं किसने दिए थे। ऑप्शन में है विलियम हार्वे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जॉर्ज मेंडल या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल हैं, क्या है, इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल हैं किसने दिए थे। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आपने 11th 12th और 10th में पढ़े हैं, जो मटर के ऊपर जो प्रयोग किए गए थे, और प्रयोग किसने किए थे, जॉर्ज मेंडल ने। किसने किए थे, जॉर्ज मेंडल ने। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कि जो थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस थ्योरी, इसके 3 प्रिंसिपल थे। जो 3 प्रिंसिपल थे वो क्या थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों प्रिंसिपल याद रखना है। क्या है यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर 3 प्रिंसिपल थे। तो फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट था यहाँ पर आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लास्ट था आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट।
तो यहाँ पर आपको ये तीनों प्रिंसिपल हैं जो याद रखना है। ये आपने 10th 11th 12th 3 क्लास में पढ़ा हुआ है क्वेश्चन इनहेरिटेंस, जो मटर के ऊपर यदि पूछे कि कौन से पौधे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था तो वो था मटर का पौधा, पी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट द पेशेंट बैक। तो मरीज के बैक साइड को सपोर्ट करने के लिए कौन सी मैकेनिकल डिवाइस है जो यूज़ की जाएगी? बेड, क्रेडल, फुट बोर्ड, बैक रेस्ट या फिर कार्डियक टेबल। क्या है जो यहाँ पर बैक को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा आपका क्या? बैक रेस्ट। क्या होगा? बैक रेस्ट। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग आर्टरियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। कौन है जो बीपी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जब आपकी हेमरेज होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है तो क्या करेगा? आर्टरियोल्स हैं जो आर्टरी का और छोटा पार्ट आर्टरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिकोड़ने का काम करेगा। तो उस टाइम पे आपका बीपी बढ़ेगा। तो कौन सा हार्मोन ये काम करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। तो जब भी बीपी से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम पूछी जाए तो वहाँ पर एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये काम कौन सा हार्मोन करेगा? एडीएच और एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या करेगा? ये जो आर्टरियोल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जब वो आर्टरियोल कंस्ट्रिक्ट होंगी तो बीपी क्या होगा? आपका हाई होगा। तो यहाँ पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एडीएच हार्मोन। नेक्स्ट वन, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस। तो म्यूकस में कौन सा प्रोटीन रहेगा? ग्लूटेन, म्यूसिन, न्यूमिन या फिर मायोसिन। तो जो प्रोटीन आपके म्यूकस में प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा म्यूसिन। क्या होगा? म्यूसिन। मायोसिन तो जो आपके नर्व हैं उसमें प्रेजेंट रहेगा। ग्लूटेन एक जो खाने पीने की चीज़ों में रहेगा, ग्लूटेस जो सब्सटेंस है उसमें। लेकिन जो म्यूकस में प्रेजेंट रहने वाला प्रोटीन क्या है? म्यूसिन। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इट्स कॉल्ड। तो आपने एबनॉर्मलिटी पढ़ी है। एपनिया मतलब सजेशन हो गया, स्टॉप हो गया, टैकीकार्डिया मतलब बढ़ गए, ब्रेडी मतलब घट गए। तो यहाँ पर एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट और रिदम है तो क्या टर्म यूज़ होगा? जब टर्म यूज़ होगा वो क्या होगा? यूपनिया। यू वर्ड जुड़ जाए दैट मीन्स क्या है? सब कुछ नॉर्मल है। क्या है? सब कुछ नॉर्मल है। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट और रिदम का मतलब क्या है यहाँ पर? यूपनिया। नेक्स्ट वन, द एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटोरिएटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नोन एज। एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है यदि प्रेगनेंसी में, जिसके कारण माँ की हेल्थ अफेक्ट होती है, डिटोरिएट होती है मतलब बिगड़ती जा रही है। तो वो क्या कंडीशन है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम या फिर अबॉर्शन। किस केस में माँ को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी? उस वॉमिटिंग के साथ साथ क्या है यहाँ पर? वॉमिटिंग के साथ साथ है जो उसकी कंडीशन भी बिगड़ती जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होंगे, वीकनेस होगी। तो यहाँ पर वो कंडीशन कहलाएगी हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। क्या है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अब यदि हार्मोन पूछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तो वो एससीजी हार्मोन। तो यहाँ पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए और प्रेगनेंसी में होने वाली ज़्यादा वॉमिटिंग के लिए, तो वो क्या है? एससीजी हार्मोन। सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जो रिलीज करेंगे इस हार्मोन को। प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी जब टेस्ट किया जाता है तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में हार्मोन रहेगा। तभी जो 2 पिंक लाइन आती हैं, भी आपको एएनएम में क्वेश्चन ये आता है स्पेशली कि कितनी पिंक लाइन आएंगी यूपीटी टेस्ट में, तो वो होंगी 2 लाइन, 2 पिंक लाइन। और कभी कभी कुछ रेयरली केसेस में, मैंने कल आपको एक शॉर्ट्स टॉपिक है जो अपलोड किया था जिसमें आपको क्या रहेगा? एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी मतलब एम्ब्रियो एब्सेंट है लेकिन जेस्टेशनल सैक है वो बना हुआ है। तो कंडीशन कल मैंने आपके लिए एक्सप्लेन की थी, प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, सेकंड शॉर्ट चैनल पर भी और यहाँ पे भी मैंने अपडेट की है। तो वॉमिटिंग यदि प्रेगनेंसी में होती है तो वो कंडीशन है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। और इसमें जो हार्मोन अपनी अहम भूमिका निभाने वाला है तो वो एससीजी हार्मोन। नेक्स्ट वन, विच इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। सबसे थिक मतलब सबसे मोटी लेयर क्या है? एंडोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है, एक्सोमेट्रियम है कि मायोमेट्रियम है। तो 3 तो लेयर होती हैं, एंडो, पेरी और मायो। तो जो लेयर सबसे थिक है वो क्या है? वो है मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर है? मायोमेट्रियम। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज्ड रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन? कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो यूरिन का कलर रेड ऑरेंज कलर की यूरिन का जो कलर देखने को मिलेगा? आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। जितनी भी टीबी की मेडिसिन है, क्या है, जितनी भी टीबी की मेडिसिन है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, उनके आपको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूछा तो जो आपकी ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करेगी, सीधा अंधा बना देगी। फिर यहाँ पर आपको आता है रिफाम्सिन, तो रिफाम्सिन रेड ऑरेंज कलर का जो यूरिन है उसका कलर क्या कर देगी, चेंज कर देगी। ओनली इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाने वाली ड्रग पूछें तो वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट। बाउल साउंड एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है जब एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद वो भी, तो क्या है, हेमरेज है, इंटरसिसेप्शन है, पैरालाइटिक इलियस है या फिर फ्लैचुलेंस है। तो ये क्या कंडीशन है यहाँ पर जिसमें बाउल साउंड एब्सेंट है, बाउल साउंड एब्सेंट है आफ्टर द सर्जरी, तो ये कहलाएगा आपका पैरालाइटिक इलियस। क्या है, पैरालाइटिक इलियस, जो कि यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बाउल कहेंगे यहाँ पर, तो उस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रहेगा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा या फिर बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कुछ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्योंकि ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो बाउल साउंड है वो क्या है, एब्सेंट है। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, पैरालाइटिक इलियस। नेक्स्ट इज अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एट द थेराप्यूटिक डोजेज नोन एज। अनवांटेड है लेकिन अनअवॉइडेबल भी है, मतलब आप नहीं चाह रहे कि ये चीज़ आपको हो, लेकिन उनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, और किसी भी ड्रग के कारण आपको दी तो गई है वो थेराप्यूटिक डोज, मतलब जितना प्रिस्क्राइब किया गया है उतना ही डोज दिया गया है, बट आफ्टर दैट आपकी बॉडी ने कुछ रिएक्ट किया जो आप नहीं चाहते, जो आपके फेवर में नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, हाइपर सेंसिटिविटी, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट्स या फिर इडियोसिंक्रेसी। तो ये क्या कहलाएगा, आप चाहते नहीं हैं कि आपको ये चीज़ हो, लेकिन तब भी हो गई, आपने जितना डॉक्टर ने डोज आपको प्रिस्क्राइब किया उतना ही लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट। फार्माकोडायनामिक्स की बात की जा रही है कि फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट है उस ड्रग का, थेराप्यूटिक डोज लिया आपने, मतलब जितना प्रिस्क्राइब किया गया, फिर भी आपकी बॉडी ने कुछ रिएक्ट कर दिया, तो क्या कहलाएगा, साइड इफेक्ट। नेक्स्ट इज व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड्स 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड। तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2 लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ओलिगोहाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास, बैग ऑफ वाटर या फिर एमनियोनाइटिस। तो यहाँ पर ओलिगो में तो 500 ml से कम हो जाता है, कितना, जो AFI इंडेक्स, एमनियोटिक फीटल इंडेक्स है जो यहाँ पर, वो 5 से कम हो जाए, 500 ml से कम हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियास। यदि एमनियोटिक फ्लूइड 500 ml से कम हो जाए तो ओलिगो, और 2 लीटर और 2000 लीटर से ज़्यादा हो जाए वो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीहाइड्रोमनियास। क्या कहलाएगी, पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट वन इज इन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फीटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज। तो आइडेंटिकल ट्विन है, क्या है, आइडेंटिकल ट्विन है जहाँ पर फीटस कॉमन कोरियन शेयर करते हैं, लेकिन प्लेसेंटा कितने होंगे, 1, 2, मोर देन 2, 2 एंड फ्यूज्ड। तो कितने प्लेसेंटा हो गए, आइडेंटिकल ट्विन है, फीटस एक कॉमन कोरियन शेयर कर रहे हैं जो एमनियन कोरियन है वो, तो यहाँ पर कितने प्लेसेंटा होने चाहिए, 1, 2, 2 से ज़्यादा या फिर 2 और फ्यूज्ड रहेंगे। ट्विन की बात की जा रही है, तो आइडेंटिकल ट्विन क्या करेंगे, जिसको आप मोनोजाइगोटिक ट्विन भी कह सकते हैं, मोनो का मतलब सिंगल, यहाँ पर क्या होगा, प्लेसेंटा आपका सिंगल रहेगा, कैसा रहेगा, सिंगल होगा। लेकिन यहाँ पर जब डाइजाइगोटिक मतलब 2 स्पर्म ने 2 एग को यहाँ पे फ्यूज़ किया है, तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट रहेंगे,
इसको फ्रैटर्नल ट्विंस भी कहा जाएगा। आइडेंटिकल में तो क्या होगा, एक ही कॉमन जो कोरियन क्या है यहाँ पर देखिए, कॉमन कोरियन शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो एमनियोटिक सैक हैं अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर प्लेसेंटा क्या होगा, सिंगल होगा। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स पर्सन इनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खेलने कूदने वाले जो लोग हैं, वो अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा ठीक ठाक रखने के लिए क्या लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कैफीन, विस्की या फिर हाई कैलोरी फूड। तो ना तो विस्की लेंगे ना कैफीन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट वन इज द सैलाइंट फीचर ऑफ नर्स रिकॉर्ड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नर्सिंग रिकॉर्ड के सभी साइलेंट फीचर मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं किसी एक को छोड़कर। रिटर्न विथ इंक ऑन पेपर, कंप्लीट क्लियर एंड कॉन्साइज, काउंटर साइंड बाय डॉक्टर, शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग। तो साइलेंट फीचर है नर्सिंग रिकॉर्ड्स का, इनमें से सभी किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर हमेशा है जो आपका रिकॉर्ड है, क्या है, रिकॉर्ड है आपका कैसा होना चाहिए, इंक पेपर पे होना चाहिए ताकि क्लियर कट रहे, कंप्लीट क्लियर कॉन्साइज अच्छी राइटिंग में होना चाहिए। आपको ओवर राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज समझ में ही ना आए क्या लिखा, खुद लिखे खुदा बाँचे हो जाएगा वो। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा जो कि नहीं है आपकी नर्सिंग रिकॉर्ड का हिस्सा साइलेंट फीचर, तो वो काउंटर साइंड बाय डॉक्टर है। आपके नर्सिंग रिकॉर्ड की बात हो रही है, यहाँ पर डॉक्टर के साइन की ज़रूरत आपको नहीं है। आपका रिकॉर्ड क्लियर कट होना चाहिए, जो आपने रिकॉर्ड बनाया है कंप्लीट होना चाहिए, अच्छी साफ़ सुथरी राइटिंग में होना चाहिए। यदि कंप्यूटर पे लिखते हैं तो वहाँ पे भी क्लियर रखें आप, ज़्यादा वहाँ पे ओवर राइटिंग यूज़ ना करें। तो ये सभी क्या है आपकी अच्छी अच्छी क्वालिटी है नर्सिंग रिकॉर्ड्स की, लेकिन जो नहीं है वो क्या है, काउंटर साइंड बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट वन, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ पैथोजेनिक एजेंट। तो ह्यूमन बॉडी की क्षमता पैथोजेनिक एजेंट से लड़ने की क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी या फिर अडाप्टेशन, क्या कहलाएगी ह्यूमन बॉडी की पैथोजेनिक एजेंट से लड़ने की क्षमता, तो कहलाएगी आपकी इम्यूनिटी। क्या होगी, इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ डिसीज इज ऑल्सो नोन एज। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कई बार आया हुआ है कि पांचवी डिसीज कौन सी है, मम्स, इरिथमा इन्फेक्शियोसम, मीजल्स या फिर रूबेला। फिफ्थ डिसीज कहलाती है इरिथमा इन्फेक्शियोसम। फर्स्ट है मीजल्स, सेकंड स्कारलेट फीवर, थर्ड रूबेला और फिफ्थ नंबर पर आती है ड्यूक्स, सॉरी फोर्थ नंबर पर ड्यूक्स और फिफ्थ नंबर पर क्या होगी, इरिथमा इन्फेक्शियोसम, जो आपको एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट वन इज इन विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ये भी आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, फैलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है, इनफंटिबुलम, एम्पुला, इस्थमस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। तो कहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है कहाँ पर, एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहाँ पर। नेक्स्ट वन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ असेप्टिक सर्जरी। तो असेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, हिपोक्रेट्स, जोसेफ लिसर, लुइस पास्चर या फिर सॉल्वेन वॉक्समैन। तो एसेप्टिक सर्जरी की बात की जा रही है, एसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है, तो एसेप्टिक सर्जरी के फादर हैं कौन, जोसेफ लिसर। कौन है, जोसेफ लिसर। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी पढ़ा है कि पूरा मंथ है जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है। यहाँ पर है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे आप 7 अप्रैल को मनाते हैं, वैसे ही 10 अक्टूबर को, कब, 10 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। नेक्स्ट वन, शोल्डर डिस्ट्रोकिया इज मैनेज्ड बाय। शोल्डर डिस्ट्रोकिया का मतलब है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जैसे आपने नॉर्मल पढ़ा बाइटेक्स प्रेजेंटेशन, सिफेलिक, इसमें क्या रहेगा, हेड डाउन रहेगा, लेकिन शोल्डर डिस्ट्रोकिया में क्या होगा कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस में, वो क्या होगा, आपका शोल्डर होगा, बेबी का शोल्डर होगा। तो उस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, लॉपसेट मैन्यूवर से, लियोपोल्ड मैन्यूवर, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर, बर्न मार्शल मैन्यूवर। तो कौन से मैन्यूवर से है जो
शोल्डर डिस्टोकिया मैनेज किया जाएगा? तो शोल्डर डिस्टोकिया मैनेज किया जाएगा, वो मेथड होगी क्या? मैक रॉबर्ट मैन्योवर। क्या है? मैक रॉबर्ट मैन्योवर। नेक्स्ट वन, अ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम? नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 46, 24, 48। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्रोमोसोम की नंबरिंग पूछिए, ना कि पेयरिंग पूछिए। पेयरिंग पूछे तो आप कहें 23। क्या कहेंगे? 23। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम के नंबर पूछे गए हैं तो कितने होंगे? 46। कितने? 46। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल्स इज? तो मेल्स में क्या है? यहाँ पर मेल में जो मम्स है उसके कारण होने वाला मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा? एक तो रेयर होगा, लेकिन ये मेजर है, तो बड़े तौर पे होगा। वीकनेस है, स्टेरिलिटी है, ईयर एक है कि मेनिंजाइटिस है? क्या होगा? मेजर कॉम्प्लिकेशन है मम्स के कारण, वो भी मेल में, तो वो होगा आपका क्या? स्टेरिलिटी, मतलब बांझपन। क्या होगा? स्टेरिलिटी, जो कि मेन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है मम्स के कारण। और चाइटिस होगा फीमेल में। किसमें? और चाइटिस होगा फीमेल में, मेल में होगा यहाँ पर स्टेरिलिटी। नेक्स्ट वन, पल्स प्रेशर इज डिफाइंड बाय? तो पल्स प्रेशर का मतलब क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल एंड वेनस प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड सुपाइन ब्लड प्रेशर, या फिर नन ऑफ दी अबव। पल्स प्रेशर, यहाँ पर पल्स प्रेशर का मतलब क्या है? सबको पता है पल्स प्रेशर का मतलब होगा सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी इक्वल टू पल्स प्रेशर। मतलब 120 माइनस 80 इक्वल टू 40, जो कि 120 माइनस 80 इक्वल टू 40, जो कि क्या है? नॉर्मल पल्स प्रेशर है। नेक्स्ट वन इज द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी? तो यहाँ पर मेन नर्सिंग केयर प्लान का आपके एम क्या होगा? जब मोबिलिटी पर्सन को आप चलने फिरने में उसकी हेल्प करते हैं। परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, बोथ है एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो मोबिलिटी में आप असिस्ट करते हैं, मतलब उसको चलने फिरने में आप यदि हेल्प करते हैं उसकी, तो यहाँ पर है जो क्या आपका नर्सिंग केयर प्लान होगा, क्या आप एम रखेंगे? पहली चीज़, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में आप उसकी हेल्प करेंगे और उसको इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करने में प्रमोट करेंगे। आप क्या करेंगे? उसको प्रमोट करेंगे कि आप कीजिए, यदि वो एबल है, कर सकता है तो, लेकिन आपको रहना वहीं पर है खड़े। तो आपका मेन एम क्या होगा? मोबिलिटी को यदि आप असिस्ट करते हैं, बेड साइड आपकी ड्यूटी है, तो दोनों आपके ऑप्शन होंगे कि एक्टिव पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ नर्स इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट वुड इसेंशियली इंक्लूड? तो एक नर्स का क्या रोल होगा यदि किसी डिप्रेस्ड पर्सन के लिए आप केयर प्लान बनाते हैं? तो प्रिस्क्राइबिंग एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ डिसीज, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर पेशेंट। फर्स्ट ऑप्शन है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना, तो ये आपका काम नहीं है, साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर करेंगे। लास्ट है ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर पेशेंट, तो ये भी आप नहीं करेंगे, ये भी डॉक्टर ही उसको बताएं क्या इन्वेस्टिगेशन होना। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि उसकी मेडिकल कंडीशन और कोर्स ऑफ डिसीज़, मतलब कितने टाइम से उसको डिसीज़ है उसके बारे में आप उसको बताएं, या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें उस डिप्रेशन वाले पर्सन का, ताकि वो क्या करे, उस डिप्रेशन से उभर के बाहर आ सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट? तो सभी प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, किसी एक को छोड़कर। क्या है? किसी एक को छोड़कर सभी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, प्रिवेंट कर सकते हैं आप, लेकिन किसी एक को छोड़कर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जो आपको हॉस्पिटल से होंगे, ऑप्शन में है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
कैन्युला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। तो सभी प्रिवेंटेबल हैं। हॉस्पिटल में आप रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो इन सब को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी एक को छोड़कर नहीं कर सकते, हॉस्पिटल से प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो होगी ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। आपको किसी मेडिकेशन के कारण टॉक्सिसिटी होती है, आप उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, तो वहाँ पर आप स्टरलाइजेशन और हाइजीन मेंटेन करके बचा सकते हैं मरीज को। कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई है, तो ये भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। कैन्यूला से यदि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रहा है तो उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर भी क्या होगा? डी। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज ऑफ बेड सोर्स इन अ पेशेंट। क्या है जिसके कारण डायरेक्टली पर्सन को बेड सोर नहीं होंगे? डायरेक्ट कॉज बेड सोर का नहीं है, डेक्यूबिटस अल्सर का। ड्रग रिएक्शन, प्रोलॉन्ग सिटिंग और लाइंग इन सेम पोजीशन, पुअर सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड पार्ट और कंस्टेंट प्रेशर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पार्ट। तो प्रेशर सोर का जो मेन एक हम ये कहेंगे कि या तो आप लंबे टाइम तक बैठे रहे, आपने पोजीशन नहीं बदली, सर्कुलेशन कम हुआ, या फिर जहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रेशर सोर हो रहा है, प्रेशर पॉइंट है, वहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो ज़रूर होंगे प्रेशर सोर, बेड सोर्स होंगे। तो अब यहाँ पर जो डायरेक्ट कॉज नहीं है वो क्या होगा? तो प्रोलॉन्ग सिटिंग से तो हो गया यदि लंबे टाइम तक सेम पोजीशन सेम कंडीशन में बैठे रहे। पुअर सर्कुलेशन भी अफेक्ट करेगा, जहाँ पे हुआ है ऑलरेडी और वहाँ सर्कुलेशन कम हो जाए तो वह दिक्कत होगी। कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, तो इन सभी से हो गए प्रेशर सोर, कॉज है प्रेशर सोर। लेकिन ड्रग रिएक्शन डायरेक्ट कॉज नहीं होगा। ड्रग रिएक्शन डायरेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेशर सोर होगा तो तभी जब जिस भी कंडीशन में आप बैठे हैं, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मेडिकेशन के कारण लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन लेते हैं, यदि आपको उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट होते तब प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रीज़न नहीं हो सकता है बेड सोर का। तो आंसर क्या होगा आपका? ड्रग रिएक्शन। इसको डेक्यूबिटस अल्सर भी कह सकते हैं। इसकी स्टेज होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो मेनली नॉर्सेट में तो ज़रूर आती हैं। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ मेजर इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट। तो इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है मेजर इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। क्या है जो मेजर इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है वो है सोडियम, क्योंकि ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर है। क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर है। यहाँ पर आपको यदि इंट्रासेल्युलर पूछें तो क्या है? पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेल्युलर पूछें तो सोडियम। नेक्स्ट वन इज हाइपरबोलेमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हाइपरबोलेमिया मतलब फ्लूड है जो ओवरलोड हो गया, फ्लूड एक्सेस हो गया है, फ्लूड का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो उसके कारण सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। अर्ली रीनल फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायरिया या फिर एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन। तो हाइपरबोलेमिया में इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या होंगे? बढ़ेंगे ही, वॉल्यूम फ्लूड का बढ़ेगा, रीनल फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सोडियम इंजेक्शन भी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर डायरिया कभी भी नहीं होगा। डायरिया में हाइपो होगा, हाइपोबोलेमिया मतलब फ्लूड की कमी होगी, ना कि बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डायरिया। डायरिया में कभी भी हाइपरबोलेमिया नहीं होगा, हाइपोबोलेमिया होगा। क्यों? क्योंकि फ्लूड लॉस होगा, जो आपको वॉमिटिंग होगी, लूज मोशन होंगे उसके कारण डायरिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डायरिया। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग मेडिकेशन एरर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर। तो जो हॉस्पिटल में नर्सिंग मेडिकेशन में एरर होते हैं उन कौन से होंगे? एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोज एंड इन्फ्यूजन रेट, या फिर एरर रिलेटेड टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एरर रिलेटेड टू रॉन्ग ड्रग बीइंग एडमिनिस्ट्रेड। तो किसके कारण क्या है? यहाँ पर क्या है जो मेन रीज़न होगा किसके लिए? नर्सिंग मेडिकेशन में एरर के लिए। तो वो होगा यहाँ पर क्या? एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोज एंड इन्फ्यूजन रेट। पहला कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, फिर थर्ड है कि रॉन्ग रूट, चौथा है रॉन्ग ड्रग, फर्स्ट है रॉन्ग डोज और इन्फ्यूजन रेट। तो ये सबसे कॉमनली होता है। जो न्यूली हॉस्पिटल में जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, स्टूडेंट नर्स जाएंगे या फिर इवन आप ही जाएंगे, तो आप कुछ केसेस में आप तो नहीं लगाएंगे,
लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ड्रग है इन्फ्यूज़न रेट है वो सबसे कॉमनली डिस्टर्ब हो जाती है। फास्ट है जो स्लो जो भी ड्रग देनी है वो फास्ट दे दी जाती हैं। तो जो रॉन्ग डोज और इन्फ्यूज़न रेट है सबसे कॉमन एरर है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर अकर बिकॉज ऑफ अ फ्लॉ एट विच स्टेज। तो जैसा अभी आपको क्वेश्चन 25 में था, अब 26 में भी है कि जो मेडिकेशन एरर हो रहे हैं कौन सी स्टेज में होंगे, प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पर, ट्रांसक्रिप्ट टाइम पर, डिस्पेंसिंग के कि एडमिनिस्ट्रिंग के टाइम पर। मेडिकेशन एरर डॉक्टर प्रिस्क्राइब तो सही ही कर देंगे, डिस्पेंस फार्मासिस्ट सही करेंगे, लेकिन एडमिनिस्टर होते टाइम में क्या होंगी, रॉन्ग हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी एरर। मेडिकेशन एरर किस स्टेज में होगा, तो वो होगा एडमिनिस्टर करने के टाइम पर, लगाने के टाइम पर। नेक्स्ट वन, विच टर्म इज डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन अ पेशेंट। पर्सन की हार्ट रेट नॉर्मल है तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, टैकीकार्डिया में तो बढ़ी हुई रहेगी, ब्रेडिकार्डिया में घटी हुई रहेगी। साइनस रिदम क्या टर्म यूज़ होगा, साइनस रिदम, मतलब कि पर्सन की हार्ट रेट क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ पेशेंट वाई नर्सिंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड। तो मरीज के वाइटल साइन रिकॉर्ड करते हैं आप, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू कीप पेशेंट हैप्पी, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट, टू फिल द मेडिकल रिकॉर्ड या फिर टू हैव डेटा फॉर रिसर्च। तो वाइटल साइन यदि आप मरीज के लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो एज अ नर्स आप किसके लिए ज़रूरी हैं, वो प्रोग्रेस के लिए, कि कुछ आप मरीज में कोई जो प्रोग्रेस हो रही है वो किस तरीके की है, वो कुछ एडवर्स रिएक्शन या फिर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। आप जब भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो मरीज के वाइटल साइन में आप जब चेक करेंगे, बीपी फ्लक्चुएट तो नहीं हुआ, रेस्पिरेटरी रेट में प्रॉब्लम तो नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, ये सब चीज़ें चेक करने का आपका एम क्या है कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। नेक्स्ट वन, अ फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइसेस ओवर ओरल टेम्परेचर ऑफ व्हाट डिग्री फ़ारेनहीट। तो कितने से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा आपका, ओरल टेम्परेचर चेक करेंगे कि आपको फीवर है 98.6 तो ये तो नॉर्मल है, 99.5, 97.8 या फिर 100 डिग्री। कितने से ज़्यादा जाएगा मतलब आप इसको कंसीडर करेंगे कि फीवर है आपकी बॉडी में, तो वो होगा आपका 99.5, कितना 99.5, 98.6 तो नॉर्मल है, कम है तो हाइपोथर्मिया में जाएंगे आप, लेकिन यदि इससे ज़्यादा है तो हाइपर में जाएंगे। वो हाइपरथर्मिया का मतलब होता है फीवर, तो यहाँ पर फीवर में कितनी रेंज होगी, 99.5 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय। मरीज में फ्लूइड बैलेंस का पता कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ वेट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, इनपुट आउटपुट चार्टिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मरीज में फ्लूइड बैलेंस का इंडिकेशन होगा सब कुछ, वजन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इनपुट आउटपुट चार्ट, मतलब कि आपके आंसर होंगे सभी क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमरेट। नर्सेस डे आप क्यों मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं, फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ, एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा बर्थ या फिर एनिवर्सरी ऑफ डे ओपनिंग फर्स्ट साइंटिफिक नर्सिंग स्कूल। नर्सेस डे आप 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं, कब, 12 मई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। थीम जरूर याद रख के जाना है आपको एग्जाम में। क्यों मनाते हैं इस दिन, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग की जो फादर मदर दोनों मानी जाएंगी, किनका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, इटली में। तो यहाँ पर नर्सेस डे आप कब मनाते हैं, 12 मई को। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एक्सेप्ट। तो हेल्थ की डेफिनेशन में क्या है, हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो WHO ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की। अब यहाँ पर इसमें मेंटल, फिजिकल, सोशल डायमेंशन है, लेकिन वोकेशनल डायमेंशन नहीं है। क्या है, वोकेशनल डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज द ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी अफेक्टेड बाय लाइफ स्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट। सभी डिसीज आपके लाइफ स्टाइल बिहेवियर से होंगी किसी एक को छोड़कर। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, कैंसर, हाइपरटेंशन या फिर टाइप 1 डायबिटीज़। लाइफ स्टाइल डिसीज़ की बात की जा रही है, जो आप खा पी के पड़े रहते हैं उनके कारण आपको शराब पीने से, सिगरेट पीने से, गांजा चरस लेने से, इन सब के कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होती हैं,
कैंसर होगा, हाई बीपी होगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ होगा, ना कि टाइप 1। टाइप 1 में तो वैसोप्रेसिन डिस्टर्ब होगा, ADH होगा, लेकिन यहाँ पर लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज़ 2 होगी, ना कि 1। तो आपका आंसर क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि आपकी लाइफस्टाइल के कारण नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज द हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय नर्सेस इंक्लूड। तो हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं जो कि एज अ नर्स सभी प्रैक्टिस करेंगे, किसी एक को छोड़कर। सॉरी, यहाँ पे सभी हैं जो क्या क्या कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो रेगुलरली आपको करनी है एज अ नर्स। मोटिवेटिंग पेशेंट फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल बिहेवियर, रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, काउंसलिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि हेल्थ प्रमोशन में आप पेशेंट और उसकी फैमिली को हेल्थ लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पर एज अ काउंसलर का काम करेंगे, आप फैमिली मेम्बर को काउंसलिंग देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे कहा गया था कि हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ में नर्स आप क्या करेंगे, तो ये सब कुछ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। मरीज का यूरिनरी आउटपुट क्या बताएगा आपको? सीवियरिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रेशर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन, या फिर स्टेटस ऑफ मेडिकेशन। तो यूरिनरी आउटपुट है किसी मरीज का, जो यूरिनरी आउटपुट है वो क्या बताएगा आपको? तो यहाँ पर यूरिनरी आउटपुट अच्छा है, मतलब मरीज की क्या है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अ पेशेंट इज इजीली असिस्ड बाय। मरीज का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं? बीपी से, पल्स रेट से, यूरिन आउटपुट से, कि ऑल ऑफ दी अबव? तो मरीज का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सब चीज़ों से पता चलेगा। मेन तो यूरिनरी आउटपुट से चलेगा, बीपी में भी हो सकता कभी कभी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है कम रहेगा, बढ़ेगा, पल्स रेट से भी। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी। कौन से केस में, मतलब यदि आप मरीज की केयर करते हैं तो कौन से मरीज में, किस टाइप के मरीज में आपको ग्लव्स मैंडेटरी पहनना है, मतलब पहनने ही पहनने हैं? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फिजियोथेरेपी, या फिर रिकॉर्डिंग द वाइटल्स। तो कब आपको ग्लव्स है जो पहनना ही पहनना है? तो मेडिकेशन देते टाइम आप ना पहने तो चलेगा, फिजियोथेरेपी में भी चलेगा, वाइटल साइन में भी चलेगा, लेकिन जब चाइल्ड बर्थ के बाद आप पेरिनियल केयर करते हैं मरीज की, उस टाइम पे आपको ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। किसी क्या बहुत रेयरली केसेस में आपने देखा होगा, वो जब होगा जब हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन रहती है। तो ग्लव्स तो क्या है, मैंडेटरी है। यदि आप जहाँ पर फ्लूइड टच होने वाला है आपको, चाहे वो ब्लड हो, चाहे एमनियोटिक फ्लूइड हो, वेजाइनल फ्लूइड हो, कुछ भी फ्लूइड हो, तो वहाँ पे आपको ग्लव्स तो मैंडेटरी पहनने ही पहनने हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि मैंडेटरी किस पेशेंट की केयर में पहनेंगे आप? तो होगा यदि आप किसी पेरिनियल केयर करते हैं किसी मरीज की आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट वन, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट कितनी होगी? 0.5 to 1.5 ml पर kg पर आवर, या फिर 0.1 to 0.5, या फिर 1 to 5, या फिर 1.5 to 5 ml। कितना होगा? पर ml पर kg पर आवर। तो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट होगी 0.5 से 1.5 ml पर kg पर आवर के हिसाब से। अब आपको यहाँ पे इतने जो रेंज है याद रखें। आपको हो सकता मरीज का बॉडी वेट बता दिया जाए, घंटे दे दिए जाए, फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये क्वेश्चन अभी झारखंड CHO के पेपर में आया था। कौन सा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन, या फिर विटामिन सी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है और वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो है, माइक्रो में क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स। नेक्स्ट वन, अमंग फैट्स
द कैटेगरी दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी आर। फैट हैं जो कि क्या है, आप मिनिमली कंज्यूम करेंगे लेकिन आपकी बॉडी को ज़रूरी है, तो वो कौन से फैट हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स या फिर सैचुरेटेड फैट्स। कौन से फैट हैं यहाँ पर मिनिमली, मतलब आपको कम लेना है लेकिन ज़रूरी है, तो वो है यहाँ पर आपके सैचुरेटेड फैट्स। कौन से? सैचुरेटेड फैट्स। नेक्स्ट है आपका अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट। तो यूरिनरी आउटपुट के लिए सही मेजरमेंट क्या है? 30 आउंस, 1 कप, 300 ml या फिर 1 क्वार्ट। अब यहाँ पर आपको जो आउंस है वो क्वार्ट है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1 आउंस है जो 1 आउंस कितने ml के बराबर होता है? 29। कितना? 29 ml के बराबर होगा। फिर है यहाँ पर 1 क्वार्ट, क्या है? 1 क्वार्ट। तो 1 क्वार्ट होता है कितना? 946 पॉइंट समथिंग, मतलब 950 ml के बराबर 1 क्वार्ट। तो यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट मेजरमेंट बताएगा वो क्या होगा? 300 ml। कितना? 300 ml और 300 ml। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इन इंडिया। तो भारत में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण प्रॉब्लम होती है? आयोडीन, जिंक, विटामिन ए या फिर आयरन। तो सबसे ज़्यादा तो अभी हम बात करें तो वो है एनीमिया होता है, वो है आयरन की कमी के कारण। फिर आयोडीन जो प्रॉब्लमेटिक है किसके लिए? जिनको घेंघा रोग होते हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आयोडीन। यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है तो वो क्या है? आयरन। क्या है? आयरन। उसके कारण होगा क्या? एनीमिया। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया आर। तो भारत में प्रीनेटल और एंटीनेटल विजिट कितनी करवानी चाहिए? 4 विजिट इंक्लूडिंग एज सून एज प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड एंड वंस एट टर्म, वंस अ मंथ, वंस इन 2 मंथ या फिर एवरी 2 वीक्स। तो एंटीनेटल विजिट यदि हम बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4 विजिट तो ज़रूरी ही है। पहली जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो, और दूसरी जब फुल टर्म प्रेगनेंसी हो जाए तब। फिर यहाँ पर यदि बात करें कि किस वीक में पॉसिबल हो तो एवरी मंथ चेकअप कराएं आप, एवरी मंथ चेक कराएं, वंस अ मंथ। फिर यदि जब 8वां महीना चल रहा हो तो उस टाइम पर महीने में 2 बार जाएं आप। फिर 9वां महीना चल रहा हो तो एवरी वीक जाएं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, फीडिंग कोलेस्ट्रम टू न्यूबॉर्न इज एसेंशियल बिकॉज। तो जब जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट से जो मिल्क आएगा वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। क्या है? कोलेस्ट्रम, जो कि हाईली न्यूट्रिएंट्स होता है बेबी के लिए। तो क्यों जरूरी है? गुड टेस्ट के कारण, न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट, ट्रेडिशन इन इंडिया, इट इंड्यूस ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मोर मिल्क। न्यूबॉर्न बेबी को कोलेस्ट्रम है जो आफ्टर डिलीवरी के एज सुन एज पॉसिबल और विद इन 30 मिनट और 1 आवर के अंदर ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। एवरी 2 आवर में 8 से 12 बार तक बेबी सूसू जाए, और हर 2 घंटे की नैप ले, एक अच्छी नैप ले 2 घंटे की एक बार फीड करने के बाद। क्या है? अच्छे साइन है कि बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है। और कोलेस्ट्रम में क्या होगा कि हाईली न्यूट्रिएंट्स है, हाईली एंटीबॉडीज़ हैं, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, ताकि बेबी को ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्कर्वी किसकी कमी के कारण होगा? विटामिन सी की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा बच्चों में, ऑस्टियोमलेसिया होगा बड़ों में। विटामिन बी के जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, उनसे अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी होगा वो क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हीलिंग के लिए हेल्पफुल है, तो ये भी आपको एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज। तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेसिया, वेरी ड्राई आइज, माउथ अल्सर। तो ड्राई आई तो आपकी विटामिन ए की कमी से ही होंगे, माउथ में अल्सर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण हो सकता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन डी। नेक्स्ट है पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड टू मेजर। पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाएगा? ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड, पल्स रेट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव।
पल्स ऑक्सीमीटर दोनों के लिए यूज़ होगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, कोविड में खूब यूज़ किया, सबके घर भर में हो गए। पल्स ऑक्सीमीटर है जो क्या यूज़ है इसके, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए, ब्लड में कितना ऑक्सीजन परसेंटेज में हो, पल्स रेट के लिए। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मोशन डिपेक्ट्स, रेंज ऑफ मोशन क्या है, एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट, आर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स, या फिर नन ऑफ द अबव। रेंज ऑफ मोशन डिपेक्ट्स यहाँ पर क्या है कि जो आपके मसल और जॉइंट, हर एक मसल जॉइंट्स को क्या करे, मूव करे। नेक्स्ट वन, फॉर अ पेशेंट विथ सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स शुड, यदि किसी मरीज को सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, सुनाई ही नहीं दे रहा है, क्या करेंगे आप, फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, साउट एंड यूज एक्सरगेटिंग माउथ मूवमेंट, कीप साइलेंट, कम्युनिकेट विथ फैमिली ओनली। यदि मरीज को सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी है तो आपको उसके फेस टू फेस जाके बात करनी है, वो भी क्लियरली, और उसको जो समझ में आए उस तरीके से आपको बोलना है। नेक्स्ट वन, ट्रोकेंटर रोल इज यूज्ड टू, ए क्वेश्चन और सेट में आपको आ सकता है ट्रोकेंटर रोल, जो ट्रोकेंटर रोल हैं किसके लिए यूज किए जाएंगे, प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ व्हेन पेशेंट इज रिकम्बेंट पोजीशन, प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग, और या फिर प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। ट्रोकेंटर रोल, ट्रोकेंटर रोल कब यूज़ किए जाते हैं, जब मरीज को एक्सटर्नल रोटेशन, अपने हिप को बाहरी तरफ घुमाने के लिए प्रिवेंट करने में, जब वो क्या रिकम्बेंट पोजीशन में उस तरीके से, तब क्या यूज़ किए जाएंगे, ट्रोकेंटर रोल। एग्जाम में पोजीशन दी जा सकती है आपको, वे पूछे जाते हैं कि यह क्या है, ट्रोकेंटर रोल। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव्ड द एनुअल हेल्थ प्रोग्राम, सॉरी एनुअल हेल्थ सर्वे, तो भारत सरकार ने एनुअल हेल्थ सर्वे है जो कब कंसीव किया है, जो निकाला था या फिर लॉन्च किया था। ऑप्शन में है 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। एनुअल हेल्थ सर्वे, एनुअल हेल्थ सर्वे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब रिलीज़ किया था या फिर कब निकाला था, AHS के नाम से आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें जो भी डेटा होता है, फर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी, डिसेबिलिटी, इंजरी, इलनेस, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर प्रोग्राम है जो इसमें इंक्लूड होते हैं एनुअल हेल्थ सर्वे में। तो एनुअल हेल्थ सर्वे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में, जो प्राइम मिनिस्टर रहे उस टाइम पर 2005 में, तो उस टाइम पर पहली बार है जो नेशनल कमीशन के साथ में मिलकर जो एनुअल हेल्थ सर्वे पूरी जनता के बीच में लाने के लिए लाया गया था, कंसीव किया गया था कब, 2005 में एनुअल हेल्थ सर्वे। तो एनुअल हेल्थ सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो एनुअल हेल्थ सर्वे है इसके लिए कौन कौन का जो पूरा डेटा कलेक्ट करता है, कौन, RGI मतलब कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कोलाब्रेशन है, दोनों RGI और फैमिली वेलफेयर कोलाबरेट करके हेल्थ सर्वे है जो इंक्लूड यहाँ पे करके SRS डेटा भी जो दिखाया जाता है वो सब इसमें मॉर्टलिटी, मॉर्बिडिटी और साथ ही साथ यहाँ पर जो इंजरीज़ हैं, इलनेस है, फर्टिलिटी है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं, चाइल्ड हेल्थ केयर MCS सर्विसेज, सब कुछ इस एनुअल हेल्थ सर्वे में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड द कॉलार बोन, तो कॉलार बोन किसको कहा जाता है, एसिटाबुलम, पेल्विक, स्कैपुला या फिर क्लेविकल। तो जो कोलार बोन और कॉलर बोन कहलाती वो कहलाती क्या, क्लेविकल, क्या होगी, क्लेविकल। अब यदि बच्चों में पूछे सबसे पहले कौन सी हड्डी टूटने का डर रहता है, अब तो होती हैं जब भी बच्चे गिरते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग रेडियस अल्नर टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बच्चों में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर सबसे कॉमन है, बच्चों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कॉलार बोन है वो क्या है, वो है क्लेविकल। स्कैपुला, स्कैपुला जो बैक साइड में है, तो यहाँ पर एग्जाम में आपको ये आता है जो कॉलार बोन है और जो स्कैपुला है, जो शोल्डर गर्डल है आपके यहाँ पर, दोनों बोन्स मिली हुई रहेंगी
तो यहाँ पर आपको यदि एग्जाम में कॉलर बोन पूछे या फिर मोस्ट ऑफ दी पूछते हैं एक्सीडेंट में कौन सी बोन, जो रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा हड्डी टूटती है, यही नेक के यहाँ पर एक है कॉलर बोन है, सबसे ज़्यादा टूटने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन द राइट अपर लिम। राइट अपर लिम में कितनी हड्डियाँ होंगी, 25, 30, 40 या फिर 60। राइट अपर लिम की बात की जा रही है, तो राइट अपर लिम में जो बोन्स की संख्या होगी वो कितनी हो सकती है, तो होगी 30। कितनी, 30। किस तरीके से देखिए यहाँ पर ह्यूमरस, एक रेडियस अल्लाह, एक साइड की ओर पूछा है क्योंकि 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फैलेंजेस, तो यहाँ पर जो मिला के पूरी हो गई, कितनी हो गई, राइट अपर लिम मतलब हाथ की पूरा पूछी है, तो कितनी होगी, 30। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ हाफ्स, विच रूल एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे पहली चीज़ याद रखना है रूल ऑफ हाफ्स, जैसे आपने रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 10 याद रखे हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या रूल ऑफ हाफ्स यूज़ किया जाता है बीपी के लिए, किसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के लिए रूल है जो यूज़ किया जाएगा। रूल ऑफ हाफ्स के अकॉर्डिंग है जो बीपी का ट्रीटमेंट है जो किस तरीके से पता करेंगे, रूल 1, 2, 3 या फिर 4 की जो स्टेटस है बीपी का कि कितना ट्रीट हो चुका है, ट्रीटमेंट कराया नहीं कराया, कितना आराम है, उस बेस पर रूल ऑफ हाफ्स यूज़ किया जाता है। रूल ऑफ हाफ्स के अकॉर्डिंग क्या स्टेटस बताएगी, क्या एडिक्वेसी बताएगी, 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल या फिर 4 रूल, तो वो होगा रूल नंबर 3 है। देखिए द रूल ऑफ हाफ्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट, हाफ द पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नोन। आधे परसेंट 50% लोगों को जो है कि उनको पता ही नहीं कि उनका बीपी बढ़ता है, तो किस में आएगा, रूल फर्स्ट में, रूल फर्स्ट में। दूसरा है हाफ ऑफ दोज नॉन आर नॉट ट्रीटेड, पता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि जो रूल फर्स्ट है क्या है, जो रूल फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू दैट रूल, रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं लोग, हाफ द पीपल विथ हाई बीपी आर नॉट नोन, उनको पता नहीं है लेकिन उनका बीपी बढ़ता है। क्लियर है। फिर आता है आपका रूल नंबर 2। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो हाफ ऑफ दोज आर नॉन बट आर नॉट ट्रीटेड, दूसरे नंबर पे ऐसे रूल्स जो दूसरे लोग हैं उनको पता है कि उनका बीपी बढ़ता है, हाई बीपी है, लेकिन वो ट्रीट नहीं कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रूल नंबर 2। फिर आता है आपका रूल 3। अकॉर्डिंग टू दैट रूल की जो हाफ ऑफ दोज है ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल्ड, पता है ट्रीटमेंट ले लिया लेकिन उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आएंगे रूल नंबर 3 में। क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ हाफ्स, विच रूल एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात की गई है कि ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो लोग, वो किस में आएंगे, तो वो आएंगे रूल 3 में। किस में, रूल 3 में। फर्स्ट में ना पता है उनको, ना उनका बीपी बढ़ता है, उनको पता है, कुछ भी पता नहीं है कि उनका हाई बीपी है। दूसरे पे पता है लेकिन ट्रीट नहीं कराएंगे। तीसरे में पता है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा, तीसरे नंबर पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो किस में आएगा, रूल ऑफ हाफ्स के 3rd रूल में। किस में, 3rd रूल में। ये रूल आपको एग्जाम में आता है, रूल ऑफ हाफ्स। जनरली ये जो रूल है इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे या तो CHO में या फिर जो BPCHN के एग्ज़ाम होते हैं उनमें। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन एब्यूज ऑफ एम्फेटामाइन। तो एम्फेटामाइन खाने के कारण कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर या फिर टोबैको यूज डिसऑर्डर। एम्फेटामाइन एक तरीके की ये ड्रग ही है, क्या है, एम्फेटामाइन है जो कि एक ड्रग है। ये जनरली यूज़ तो की जाती है ADHD वाले मरीज को ट्रीट करने के लिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, लेकिन इसके कारण जो यदि जो लोग इसके एब्यूजिव हो जाएं,
मतलब ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दें या फिर लत लग जाए, जिसको इसकी एब्यूज मतलब लत लगना ही कहेंगे यहाँ पर, वो हो जाए, तो मरीज को स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर हो सकते हैं। क्या होंगे? स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ADHD को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। लेकिन यदि इसका ओवरडोज लेना स्टार्ट कर दिया जाए या फिर एब्यूजिव मतलब ज़्यादा लेते आपको लत लग जाए इस ड्रग की कि बिना इसके चलेंगे नहीं, तो ये क्या करेगी? स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर भी ये कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज visual inspection with acetic acid is a screening test for which of the following cancer? तो ये किस कैंसर के लिए किया जाता है विजुअल इंस्पेक्शन? ओरल, सर्विक्स, ब्रेस्ट या नेसोफेरेंजियल, किसके लिए किया जाएगा? तो ये होता है सर्विक्स के लिए। अरे स्पेकुला के थ्रू जो एसिटिक एसिड है, विजुअल इंस्पेक्शन पेप स्मीयर टेस्ट है। विजुअल जो पेप स्मीयर टेस्ट में जो केमिकल यूज होता है वो होता है एसिटिक एसिड, और एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर जो मोस्ट कॉमनली होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण। नेक्स्ट वन इज एवरी VHSC इज इंटाइटल्ड टू गेट रुपीज पर ईयर एज अनटाइड फंड। तो जो ब्लेज हेल्थ है, क्या है यहाँ पर? VHSC हैं। तो जितने भी जो VHSC हैं यहाँ पर, तो VHSC के लिए कितना फंड दिया जाता है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000। ब्लेज हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के तहत जो फंड दिया जाता है वो होता है 10,000। कितना? 10,000। गोनोरिया इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज एंड, गोनोरिया क्या है? एक हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है। ये क्या कर सकती है? लिमिटेड टू एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, occurs very rarely, can produce sterility या फिर is easily cured। गोनोरिया क्या है? गोनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। पहली चीज़ क्या है? गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो यहाँ पर इसके कारण क्या हो सकता है? तो गोनोरिया के कारण जो होगा ये स्टेरिलिटी मतलब बांझपन भी कॉज कर सकती है। बांझपन, स्टेरिलिटी का मतलब है इम्पोटेंस या फिर बांझपन भी आप इसको कह सकते हैं। यदि गोनोरिया को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगी? स्टेरिलिटी का रीज़न भी बन सकती है। नेक्स्ट वन इजीली क्योरेबल, तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये क्या कहा है कि लिमिटेड टू एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नहीं है, दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट। यह है तो STD डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज। तो इनमें से जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज क्या है? जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज का मतलब कि जो डिसीज एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो, एनिमल्स टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने वाली डिसीज क्या कहलाएगी? जूनोटिक डिसीज। तो यहाँ पर कौन सी है वो? रेबीज, मलेरिया, टाइफॉइड या फिर एड्स। तो जूनोटिक डिसीज़ है यहाँ पर वो क्या होगी? रेबीज, क्योंकि इन्फेक्टेड डॉग बाइट के कारण ही होगी। इन्फेक्टेड डॉग बाइट के कारण होगी, काटने से। मलेरिया तो मच्छर से होगा। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, गंदा खाने पीने से। एड्स HIV नामक वायरस से होगा। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट इन इंडिया। यदि भारत में जिसको HIV एड्स हुआ है उसमें मौका देख के और कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? न्यूमोसाइटिस, निमोनिया, TB, क्रिप्टोकोकल निमोनिया या फिर कापोसी सार्कोमा। और क्या है जो हो सकता है? जिसके लिए ऑलरेडी HIV है, अब उसकी बॉडी में मौका देख के चौका लगाने के लिए क्या एंट्री कर सकता है? तो वो होगा ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। क्या होगा? कॉमनली है जो रिपोर्ट किया गया है तो वो क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन में कि TB जो मेगालो वायरस के साथ साथ ओरल कैंडिडियासिस कॉमनली होता है। किसमें? जिसको HIV है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉमन क्या है? TB। क्या है? TB का होना, ट्यूबरक्लोसिस का होना। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। आपने सोचा होगा वाटर बॉर्न सुना है, वेक्टर बॉर्न सुना है, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन कहाँ से आ गया? व्हील्स डिसीज, प्लेग
हेपेटाइटिस बी या फिर चिकनगुनिया। ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन इनमें से कौन सा है? मतलब जो ब्लड से होगा, जो ब्लड से होगा वो ब्लड बॉर्न हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कौन सा होगा? ब्लड बॉर्न। ब्लड बॉर्न यहाँ पर हो सकता है हेपेटाइटिस बी। क्या है? ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन का मतलब है कि जो वायरस है बीबीआईज का मतलब ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, जो वायरस है आपके ब्लड में जाए। जनरली हेपेटाइटिस बी, सी और HIV ये कॉमन है। जनरली ये क्या हो सकते हैं? ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकते हैं। HIV है जो, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, शेयरिंग निडल के थ्रू हो सकते हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन से माँ से बच्चे को जा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। विटामिन सी जनरली ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जाएगा। फिर आता है एयरबॉर्न। तो एयरबॉर्न है जनरली यहाँ पर स्प्रेड होगा ड्रॉपलेट के थ्रू, माउथ और नोज। जैसे एयरबॉर्न में आपका कोविड वाला आ गया, इन्फ्लुएंजा आ गया, छींकने खांसने वाली प्रॉब्लम। फिर वील्स डिसीज, इसको लेप्टोस्पायरोसिस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु हार्बोर्स द डिसीज विदाउट हैविंग एनी आउटवर्ड साइन एंड सिम्टम इज नोन एज। ऐसा पर्सन, उसको डिसीज़ है लेकिन उसकी बॉडी ने साइन सिम्टम तो दिखाए ही नहीं, लेकिन वो दूसरे को बहुत आसानी से दे सकता है। तो क्या है? पेशेंट है, आइसोलेशन है, कैरियर है कि वेक्टर है? यहाँ पर क्या है? मान लीजिए मुझे है जो फीवर है अंदर से कुछ इन्फेक्शन है, टाइफाइड का इन्फेक्शन है या फिर कुछ भी डेंगू का इन्फेक्शन है, लेकिन मेरी बॉडी ने साइन सिम्टम नहीं दिखाए हैं, लेकिन मुझे क्या है, जो बैक्टीरिया जो वायरस जो भी है वो है, तो क्या होगा? वो कहलाएगा करियर। लेकिन ये दूसरों के लिए बहुत इजीली अफेक्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी ने सिम्टम नहीं दिखाए तो ये क्या है? आपकी बॉडी ने सिम्टम तो नहीं दिखाए, दूसरों को है जो इन्फेक्शन दे सकते हैं। और वेक्टर ऐसी हैं जो खुद तो डिसीज़ कॉज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के थ्रू दूसरे में ज़रूर जा सकते हैं, वन होस्ट टू अनदर में ज़रूर जा सकते हैं। जैसे मॉस्क्यूटो हो गए, मलेरिया वाला मॉस्क्यूटो हो गया, तो ये खुद के लिए तो इन्फेक्शन नहीं करेंगे लेकिन दूसरों में ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिसीज़। तो जब भी आप किसी कम्युनिकेबल डिसीज़ वाले मरीज की केयर करते हैं तो क्या दिमाग में रखेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन, आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन या फिर केयर ऑफ यूज यूटेंसिल एंड आर्टिकल्स। तो मेनली आपके माइंड में क्या रहेगा? आइसोलेशन। क्या होगा? आइसोलेशन। परपीरियल वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग आर एडवाइज टू अवॉइड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एक परपीरियल वुमन मतलब कि आफ्टर द डिलीवरी के बाद से लेके जो 6 वीक तक का पीरियड होता है वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। यानी जो लेडी यहाँ पर ब्रेस्ट फीड करा रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए क्यों मना किया जाएगा? ऑप्शन में है दे हैम्पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, दे आर सीक्रेटेड इन मिल्क एंड आर हार्मफुल फॉर द बेबी, द कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, या फिर दे कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स टू बेबी। तो पहली बात, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैं क्या है? हॉर्मोन्स रहेंगे इनमें। क्या रहेंगे? हॉर्मोन्स रहेंगे। अब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस को हैम्पर करने का काम तो यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, मतलब बच्चे से भी अब आपको कनेक्ट करके सोचना है। तो आपका आंसर क्या होगा? गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आएंगे बेबी को कि ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकती है मेडिसिन, या फिर मिल्क सीक्रेशन को क्या करेंगी? मिल्क सीक्रेट हो रहा है वो बेबी को हार्म करेंगे। तो जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यहाँ पर, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है यहाँ पर अवॉइड करने को कहा जाए, क्योंकि ये जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसको अफेक्ट कर सकती हैं। क्या है? ऑक्सीटोसिन के कारण जो प्रोलैक्टिन जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है उसको कम करने का काम कर सकती हैं। इसमें होता क्या है? जनरली प्रोजेस्ट्रॉन होगा, लेवोनोजेस्ट्रॉल होगा, प्रोजेस्ट्रॉन होगा, एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कंबाइंड में होती हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या कर सकती हैं? मिल्क प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? द कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जो मिल्क के प्रोडक्शन हार्मोन है, जो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा वो कौन सा है? तो वो है आपका प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन। और जो एजेक्शन और लेट डाउन कहलाएगा वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। और यही हार्मोन हेल्पफुल होता है किसके लिए?
पीपीएच को ट्रीट करने के लिए भी, क्यों? क्योंकि यूट्रस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन लाएगा। लेबर को इंड्यूस करने का काम भी कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन, द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव्स दैट डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो कौन सी एक बायोलॉजिकल थ्योरी में कहा गया है कि डिप्रेशन का रीजन ये भी हो सकता है? क्या होगा? डिक्रीज कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर नॉर्मल पैराथार्मोन लेवल। तो डिप्रेशन है जो, ये थ्योरी बायोलॉजिकल थ्योरी है, इस चीज़ पे मैं भी बिलीव करूँगी कि जब भी मेरा जो TSH लेवल है बढ़ जाता है तो डिप्रेशन टाइप की फीलिंग आने लगती हैं। एक रियल थिंग है जो मेरे साथ भी होती है। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल थ्योरी में कहा गया है कि डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ, डिप्रेशन किसके कारण भी हो सकता है? यदि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो जैसे मुझे क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या फिर जिसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म, उनमें क्या होती है, TSH की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ना, इवन मेरा 30-40 तक चला जाता, 40-45, एक बार इवन 78 तक जा चुका है। तो ऐसे केस में मरीज क्या होता है, डिप्रेशन के पूरे लक्षण उसमें आ जाते हैं, पूरे लक्षण आ जाते हैं डिप्रेशन के। तो यहाँ पर जो थ्योरी कहा गया है कि बायोलॉजिकल थ्योरी है, डिप्रेशन को कॉज कर सकती है, तो वो है जब TSH का लेवल बढ़ जाए तब क्या होगा, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो इनमें से प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन कौन सा है? डिस्कॉइड शेप ऑफ यूट्रस, शॉर्टिंग ऑफ द कॉर्ड, सडन गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइन, या फिर वॉगी यूट्रस। प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन पूछा है तो वो होगा यहाँ पर सडन गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से अचानक से ब्लड का आना। जो यूट्रस है ग्लोब्यूलर शेप का होना, जो कॉर्ड है लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लंबाई बढ़ी हुई दिखना, और अचानक से वेजाइनल ब्लड का फ्लो होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो, सडन गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस एक इन्फेक्शन है, किसके थ्रू फैलेगा? सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इसका कॉज क्या होगा? फंगई, वायरस, प्रोटोजोआ, या फिर स्पायरोकीट। सबको पता है कि सिफिलिस का कॉजेट एजेंट क्या, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, लेकिन ये होगा किससे? फंगई से, वायरस से, प्रोटोजोआ की स्पायरोचीट से। सिफिलिस होगा किससे? स्पायरोचीट से। यहाँ पर इसका जो कॉजेट एजेंट है वो क्या कहलाता है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम, और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के स्पायरोचीट से होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा VDRL टेस्ट। क्या है? VDRL टेस्ट है जो एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज सीन इन एडोलेसेंट ग्रुप। अब ये क्वेश्चन आपका जो एडोलेसेंट हेल्थ वाले के अलावा पीडियाट्रिक वाले सेक्शन में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये थ्योरी आपने कम्युनिटी में पढ़ी, पीडियाट्रिक में पढ़ी एंड मैटरनल हेल्थ में भी पढ़ी है। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू दैट जो एडोलेसेंट ग्रुप का बिहेवियर है वो किस तरीके का होगा? एटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन के अकॉर्डिंग है जो विच काइंड ऑफ बिहेवियर देखने को मिलेगा एडोलेसेंट में। हो सकता है आपको टोडलर में पूछ लें, इन्फेंसी में पूछ लें, प्री स्कूलर में पूछ लें, या फिर स्कूल गोइंग में पूछ लें, एडल्ट में पूछ लें, किसी में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर एरिक्सन की थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, पूछी जाती है, क्योंकि तो जो बिहेवियर देखने को मिलता है एडोलेसेंट ग्रुप में वो था ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। देखिए आप कि जो स्टार्टिंग यहाँ पे याद रखना है आपको वो क्या होगा? वो होगा इन्फेंसी पीरियड का। इसका इन्फेंसी पीरियड मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है वो क्या होगी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड, मतलब यहाँ पे आप इनको टोडलर भी कह सकते हैं, टोडलर भी कह सकते हैं, तो टोडलर में होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है प्ले एज वाले में, जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं, नर्सरी, LKG, UKG वाले, उनमें। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी ये देखने को मिलती है किसमें? स्कूल एज में। जो कंपटीशन वाली भावना आने लगती है वो आती है
किसमें, स्कूल वाले बच्चों में। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये होती है एडोलेसेंट में। WHO के अकॉर्डिंग जो एज दी है एडोलेसेंट की होती है 10 से 19 साल तक की, कितना, 10 to 19 ईयर्स तक की। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है यंग एडल्ट्स में, मतलब जब आप क्या क्रॉस कर जाएं, एडोलेसेंस पीरियड क्रॉस कर जाएं। एक क्वेश्चन और आपको आता है, एडोलेसेंस किसके बीच की अवस्था है, तो एडल्टहुड और चाइल्ड एज के बीच की अवस्था। जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, तो एडल्टहुड में। ये स्टैग्नेशन पूछा गया, स्टैग्नेशन किस एज में देखने को मिलेगा या किस पीरियड में, तो होगा एडल्टहुड में। फिर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये आएगा मैच्योरिटी, मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होंगे उनमें आफ्टर 65 ईयर के बाद में। तो यहाँ पर आपको मेनली याद रखने हैं शुरू के 7, आपको तो मेनली एग्जाम में आते हैं। हो सकता ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर भी पूछ ले, तो आपको ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट बिकॉज ईगो आइडेंटिटी वाला किसके लिए है, एडोलेसेंट पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन, ऑल OPV एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कैन बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर हाउ मैनी मंथ। ओरल पोलियो वैक्सीन का यदि ज़्यादा स्टॉक रखा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वो कितने दिनों के लिए रखा जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए रखा जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वैक्सीन स्टोर की जानी है। तो यहाँ पर कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, सॉरी कितने मंथ के लिए रख सकते हैं, तो होगा 1 मंथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, जो वैक्सीनेशन वाला सेक्शन उसमें से, कि ऑल OPV वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि सेव की जा रही हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ओनली फॉर 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। नेशनल लेवल पे स्टोर की जाएंगी 6 महीने के लिए, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में होगा, -15 से लेके -25 डिग्री सेल्सियस तक। यदि इन वैक्सीन को नेशनल लेवल पे स्टोर किया जा रहा है OPV वैक्सीन को 6 महीने के लिए, कितने पे होंगी, -15 to 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि 2 से 8 है तो ओनली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो ओनली फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज हैविंग लीस्ट सेंसिटिविटी टू हीट। कौन सी वैक्सीन है लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, OPV, MMR, JE या फिर हेपेटाइटिस बी। कौन सी वैक्सीन है लीस्ट सेंसिटिव है हीट को लेकर, तो होगी हेपेटाइटिस बी। क्या होगी, हेपेटाइटिस बी। हीट, लीस्ट हीट सेंसिटिव, लीस्ट का मतलब सबसे कम, सबसे कम होगी हेपेटाइटिस बी। और यहाँ पर जो स्टोरेज टेम्परेचर है इसका वो क्या होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV वैक्सीन। हीट सेंसिटिव पूछे, मोस्ट हीट सेंसिटिव, तो वो होगी OPV, और लीस्ट मतलब सबसे कम, तो वो होगी हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट वन, इन अ फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच वैक्सीन शुड बी केप्ट ऑन द टॉप सेल्फ। तो यदि आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, घर पे जो आप फ्रिज यूज़ करते हैं, तो उनमें टॉप सेल्फ में कौन सी वैक्सीन स्टोर करके रखेंगे, HIV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, सॉरी हीमोफ्लस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, टिटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन है मीजल, मम्स, रूबेला, वैसिलाई, कालमेटिक यूरिन, दैट मीन्स BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और OPV। फिर है DT, DTP, हेपेटाइटिस बी या फिर रोटा वायरस, HIV, DTP। कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, जो इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है, पेंटावेलेंट में इंक्लूड कर दी जाती है। HPV वैक्सीन पैपिलोमा कैंसर से, सॉरी सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी। टिटनस टॉक्साइड, फिर MMR, BCG दी जाती है किससे प्रिवेंट करने के लिए, TB के लिए। ओरल पोलियो दी जाती है पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर रोटा वायरस दी जाती है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। और DTP है तो डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस, ये 3 से प्रिवेंट करेगी आपको। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है तो वैक्सीन को टॉप सेल्फ में रखेंगे, कौन सी होंगी, वो होंगी MMR, BCG एंड OPV। तो यहाँ पर मीजल्स, MR, MMR, OPV
येलो फीवर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन सभी वैक्सीन को किस में रखा जाता है? टॉप सेल्फ में। क्यों? क्योंकि जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट होता है जस्ट इसके ऊपर होता है और ये फ्रीजिंग के कारण डैमेज नहीं होंगी। बाकी जो अदर है इनको लोअर सेल्फ या फिर मिडिल सेल्फ में रख सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा ये फ्रीज सेंसिटिव है, मतलब ज़्यादा फ्रीज में जाएंगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन है या तो इनका आपके लिए डाइल्यूशन पूछा जाता है, तो मीजल्स MMR वैक्सीन है 4 घंटे से ज़्यादा के बाद डाइल्यूट करने के बाद नहीं लगाना है आपको। क्या हो सकता है? जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो डेवलप हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन आता है BCG में, तो कौन सा डाइल्यूएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है? ओरल पोलियो वैक्सीन का जो डोज है वो कितने दिए जाते हैं? जो बर्थ टाइम डोज दिया जाता है उसको 0 डोज कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैक्सीनेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज which test is used to check whether freezer sensitive vaccine have been damaged by exposure to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस? कौन सा टेस्ट यूज करेंगे कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण डैमेज हो गई हैं, खराब हो गई हैं? कौन से टेस्ट से पता करेंगे? स्टिक टेस्ट, सेक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर शॉक टेस्ट? सिक टेस्ट तो किया था डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। किसको? डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। अब यहाँ पे कहा है कि कौन सी वैक्सीन है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखने के कारण ये डैमेज हो गई। मतलब ये क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। तो वो टेस्ट कौन सा होगा? हमने अभी पढ़ा कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी हैं, जस्ट इसके ऊपर पढ़ा हमने कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी है, DTP है, TD है। लेकिन यहाँ HPV, रोटा वायरस, ये सब क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखेंगे। अब टेम्परेचर 0 से कम हो जाए तो जो वैक्सीन खराब होंगी वो टेस्ट किया जाएगा उन वैक्सीन पर। वो क्या होगा? होगा सेक टेस्ट। सेक टेस्ट से पता चलेगा कि वेदर वैक्सीन हैज़ बीन फ्रोजन। तो यहाँ पर DPT, हेपेटाइटिस बी, टेटनस टॉक्साइड, ये क्या है? फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन है। तो इन वैक्सीन का पता करने के लिए खराब हुई है नहीं, क्या किया जाएगा? सेक टेस्ट। नेक्स्ट वन, इन अ 3-year-old चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज? यदि बच्चे की उम्र क्या है? 3 साल है। यदि बच्चे की उम्र कितनी है? 3 ईयर है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा हेपेटाइटिस बी होने का? पिन प्रिक, सलाइवा एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्स? बच्चा 3 साल का है तो यहाँ तो ना उसको पिन प्रिक या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण तो होगा नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है, रेयर चांस है। बट बच्चा ये कब होगा? जब यदि हॉस्पिटल वाले कुछ लापरवाही कर दे तब। रिसेंट में आप एक न्यूज़ देखना, मे भी राजस्थान की है और MP की है, जहाँ पर 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस बी और C वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया हॉस्पिटल वालों ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। न्यूज़ आप लोग एक बार ज़रूर देखना। तो उसके कारण क्या हुआ है? बच्चे सभी पॉजिटिव पाए गए। पता कैसे चला? जब 200-300 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई तब।